क्या आपको पता है ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, बिटकॉइन क्या है और ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि इनको क्रिएट करने पड़ा, और इनके क्रिएट होने के बाद क्यों इंडिया समेत दुनिया भर की सरकारें इनको बैन करने के पीछे पड़ी हुई हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो एंड माय चैनल। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी क्या है और ये कैसे हमारी नॉर्मल करेंसी से डिफरेंट है। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारे पास तमाम करेंसीज अवेलेबल है, जैसे कि रुपया, डॉलर, यूरो, कुछ इसी तरह से क्रिप्टो करेंसी भी एक तरह की करेंसी ही है। इन दोनों करेंसीज का एक ही मेन काम है और वो है लेन देन। लेकिन इस क्रिप्टो करेंसी का काम करने का तरीका नॉर्मल करेंसी से काफ़ी अलग है, जिससे कई देशों की सरकार इसको एक्सेप्ट करती है तो कई देशों की सरकार इसको बैन करने पे तुली हुई है। देखिए, सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से डिजिटल करेंसी है, जिससे इसमें सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं। लेकिन अगर आप हमारी नॉर्मल करेंसीज की बात करें, जैसे कि रुपया, उसकी आपको फिजिकल नोट भी मिल जाएगी और इसमें गूगल पे, पेटीएम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी आप कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस दोस्तों इनके काम करने के तरीके में है और इनके स्ट्रक्चर में है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक और टेक्निकल है, इसलिए मैं आपको दोनों करेंसीज को आपस में कंपेयर करते हुए बताऊंगा कि ये कैसे डिफरेंट है। नहीं तो इसका कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को। ऐसे बताऊंगा तो आप रिलेट कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों करेंसीज में ये है कि जो हमारी नॉर्मल करेंसीज है वो सेंट्रलाइज सिस्टम पे वर्क करती है और जो क्रिप्टो करेंसी है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे वर्क करती है। बस यही दो वर्ड्स और इनके कॉन्सेप्ट्स की वजह से क्रिप्टो करेंसीज को इतनी कंट्रोवर्सीज घेरे हुई हैं। अब दोस्तों, इस सेंट्रलाइज सिस्टम को समझ लेते हैं सबसे पहले, जो कि हमारी नॉर्मल करेंसीज में यूज़ होती है। दोस्तों, हमारा, आपका और सबका पैसा बैंक्स में जमा रहता है और अगर आपको किसी को पेमेंट करनी है, किसी को पैसे भेजने हैं, तो बैंक आपके खाते में से पैसे को डेबिट कर लेती है और जिसको आप पैसे भेजना चाहते थे या पेमेंट करना चाहते थे उसके खाते में क्रेडिट कर देती है। इस पूरे ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए बैंक आपसे कुछ चार्जेस भी लेती है और साल के एंड में आपको कुछ इंटरेस्ट भी देती है। अब दोस्तों, इससे एक सवाल निकल के आता है कि अगर बैंक हमारे पैसे रखती है और हमको इंटरेस्ट भी देती है तो उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं कि वो हमको इंटरेस्ट दे पा रही है। इसका सीधा जवाब दोस्तों ये है कि बैंक जो है वो हमारे पैसे को डिफरेंट जगह में इन्वेस्ट करती है और जिससे उसको रिटर्न मिलता है और इसी से इसका पूरा ये धंधा चल पाता है। इस पूरे प्रोसेस में दोस्तों इस बात का भी रिस्क होता है कि जहाँ पे बैंक ने आपके पैसे लगाए हुए हैं वो पैसे डूब भी सकते हैं और ऑब्वियसली इसमें करप्शन तो इन्वॉल्व रहता ही है, जैसे कि पीएमसी बैंक के केस में हुआ था 2019 में, जहां लोग अपने ही पैसे अपने खाते से नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब इमेजिन करके देखिए कि क्या होगा कि अगर आपका पैसा डूब जाए जो कि आपने बैंक में जमा किया हुआ है। लेकिन अगर दोस्तों बैंक का पैसा डूब जाता है तो इसमें पीछे से बड़े लोग, पावरफुल लोग इसमें पीछे से पैसा डालते रहते हैं, जिससे कि बैंक सिस्टम कोलैप्स ना करे और लोगों का विश्वास बना रहे बैंकिंग सिस्टम पे। क्योंकि इट इज़ प्रेटी ऑब्वियस कि अगर एक बैंक की दुकान टूटेगी तो खतरा तो सारे बैंक्स के ऊपर भी आएगा ना। और तो और दोस्तों, ये भी जान लीजिए कि अगर आज की डेट में अगर सब लोग एक साथ बैंक से अपने पैसे निकालने चले जाए तो बैंक के पास इतने पैसे नहीं है कि सबके पैसे वो लौटा पाए। तो दोस्तों, इसी पूरे सिस्टम को कहते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम, जहाँ की आपका सारा पैसा बैंक्स के पास जमा रहता है और बैंक्स का सरदार है आरबीआई, जो कि इन सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है, और आरबीआई का सरदार है गवर्नमेंट। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ही इस पूरे सिस्टम को रेगुलेट करती है और इसी को सेंट्रलाइज सिस्टम कहते हैं। अब दोस्तों जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जो कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे वर्क करती है। और दोस्तों, मैं बिटकॉइन के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताऊंगा कि क्रिप्टो करेंसी का सिस्टम कैसे काम करता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज है, लेकिन इन सब में से सबसे पॉपुलर और सबसे पहले बनने वाली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ही है, जिसको 2008 में सतोशी नाकामोटो नाम के एक बंदे ने इंट्रोड्यूस किया था। बिटकॉइन दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है, जिसको डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम भी कहा जाता है, और ये कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इस सिस्टम में जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे तो इसमें ट्रांजैक्शंस का एक ब्लॉक बनता है, जिसको प्रोसेस और वेरीफाई करने की जिम्मेदारी लाखों कंप्यूटर्स के ऊपर होती है, और जब वो ब्लॉक पूरा हो जाता है तब वो जाके ब्लॉकचेन पे जाके जुड़ जाता है। अब दोस्तों, आपके दिमाग में $1 मिलियन क्वेश्चन आ सकता है कि इतने सारे लाखों कंप्यूटर्स आते कहाँ से, इनको ऑपरेट कौन करता है, इनको रेगुलेट कौन करता है, और इनको ये सब करने से फ़ायदा क्या मिलता है। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब ये है कि आपने कभी ना कभी बिटकॉइन माइनिंग का नाम ज़रूर सुना होगा, जिसमें लोग कहते थे कि माइनिंग कर ले बिटकॉइन मिलेगा। अगर नहीं सुना है तो जान लेते हैं कि ये क्या है।
दोस्तों बिटकॉइन माइनिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम और आप जैसे आम लोग भी अपने सिस्टम को बिटकॉइन माइनिंग प्रोसेस में लगा के बिटकॉइन जनरेट कर सकते हैं। इस माइनिंग प्रोसेस में आपके कंप्यूटर्स पे बेसिकली एक एल्गोरिदम रन होगा जिससे कि एक ट्रांजैक्शन पूरा होगा। जब वो ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक बनाएगा और जब वो ब्लॉक जाके ब्लॉकचेन में जुड़ेगा तब आपको बिटकॉइन रिवॉर्ड में मिलेगा। तो इस पूरे प्रोसेस में जिसका ट्रांजैक्शन पूरा हुआ वो भी खुश, और जिसने ट्रांजैक्शन पूरा करवाया जिससे उसे बिटकॉइन मिला वो भी खुश। और इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी का भी मतलब कोई रोल नहीं आया। नहीं तो बात घुमा फिरा के वहीं बैंकिंग सिस्टम पे आ जाती है जहाँ की सारी पावर एक सिंगल आइडेंटिटी के पास होती। लेकिन दोस्तों इस प्रोसेस को परफॉर्म करना इतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हाई एंड पीसी कॉन्फ़िगरेशंस की ज़रूरत होती है। और आजकल तो महंगी से महंगी बिटकॉइन माइनिंग करने के लिए डेडिकेटेड उसी के लिए बनाई जाती हैं, तो वो भी मार्केट में है। दोस्तों अब आपके दिमाग में ये सवाल भी आ सकता है कि इसमें रिवॉर्ड कितना मिलता है। तो सीधे मुद्दे की बात होगी। दोस्तों 2009 में बिटकॉइन माइनिंग के थ्रू एक बंदा एक दिन में 50 बिटकॉइन जनरेट कर लेता था। लेकिन क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम पे काम करता है तो इसमें रिवॉर्ड भी माइनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होके आता है, और डे बाय डे ये माइनर्स के नंबर बढ़ ही रहे हैं। तो आज की डेट में अगर आपको एक बिटकॉइन जनरेट करना है तो आपको 150 साल से ज़्यादा लग जाएंगे। लेकिन इन सब फिगर से आप डिमोटिवेट ना होइए, क्योंकि बिटकॉइन की वैल्यू पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो कुल मिला के बैलेंस कर ले जाता है। बिटकॉइन की दोस्तों एक और ख़ास बात है कि इसकी सप्लाई फाइनाइट है। टोटल में अभी मतलब 21 मिलियन बिटकॉइंस है, जिसमें से 19 लाख अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया था सतोशी नाकामोटो ने, और इस डिसीजन के पीछे एक सोल रीज़न ये था कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। क्योंकि दोस्तों अगर आज के डेट में सरकार के पास पैसे कम पड़ जाए तो वो नोट छाप के सप्लाई को बढ़ा देगी, लेकिन उससे कुछ अल्टीमेटली होने वाला नहीं है, क्योंकि उसके साथ ही महंगाई भी बढ़ जाएगी। आप इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक पेंसिल 3 रुपए की है और उसको खरीदने वालों के पास 2-2 लाख रुपए है, तो उस पेंसिल की कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ के 2 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाएगी। अब दोस्तों इस वीडियो के मेन क्वेश्चंस पे आते हैं कि सरकार क्यों इस क्रिप्टो करेंसी को बैन करना चाहती है, और क्या वो ऐसा कर भी सकती है, और क्या बिटकॉइन बैन हो जाएगा। दोस्तों पार्लियामेंट अपने इस विंटर सेशन में क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल को पास करने वाली है, जिसमें अभी तक 2 ही चीज़ सामने आई है। पहला तो कि गवर्नमेंट अपनी ऑफिशियल डिजिटल करेंसी लाने वाली है, और दूसरा कि गवर्नमेंट प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने वाली है। तो जिनको बिटकॉइन बैन होने की टेंशन सता रही है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप प्राइवेट और पब्लिक क्रिप्टो करेंसी की जनरल डेफिनेशन पे जाएँ तो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज उन करेंसीज को कहते हैं जिनके पास पब्लिक लेजर नहीं होता है, जिससे उनकी ट्रांजैक्शंस को ट्रैक किया जा सके। लेकिन पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि बिटकॉइन, एथेरियम, इनको पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज कहते हैं, क्योंकि इनके पास एक पब्लिक लेजर है, जिसका मतलब है कि ये पब्लिक ब्लॉकचेन पे वर्क करती हैं, और उनके ब्लॉकचेन लेजर पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को पब्लिकली वेरीफाई किया जा सकता है कि ट्रांजैक्शन वैलिड था कि नहीं। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट पे ही अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि वो अपने बिल में इस प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज की क्या डेफिनेशन देती है। अब दोस्तों सवाल आता है कि गवर्नमेंट इसको क्यों बैन करना चाहती है। देखिए दोस्तों क्रिप्टो मार्केट अनरेगुलेटेड है, और शुरुआत से ही दुनिया भर की सरकारें इसमें रास्ता निकालती आई हैं कि इसको कैसे रेगुलेट किया जा सके, क्योंकि इस मार्केट के नुकसान भी बहुत हैं। क्योंकि कई प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी ऐसी भी होती हैं जिसमें लोग इन्वेस्ट कर देते हैं और वो जो उसका प्राइवेट ओनर होता है पैसा लेके भाग जाता है। इस क्रिप्टो करेंसीज में बहुत सारी मतलब इलीगल एक्टिविटीज़ भी होती है, क्योंकि ये क्रिमिनल्स को पावर देती है कि वो अपने कंट्री के फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ को बाईपास कर सके, क्योंकि गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है क्रिप्टो में। सो इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर द क्रिमिनल्स। और तो और अगर आप बिटकॉइन की ही बात कर ले तो बिटकॉइन नेटवर्क पे लोगों को उनके एड्रेस के थ्रू जाना जाता है, और उस एड्रेस के पीछे कौन आइडेंटिटी है उसको ट्रेस कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए हैकर्स के लिए भी इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। जैसे कि आपने रिसेंटली काफ़ी रैंसमवेयर अटैक्स के बारे में सुना होगा, जिसमें भी पैसों की डिमांड बिटकॉइन में ही हुई थी। आपने शायद सिल्क रोड के बारे में भी सुना हो, जो कि डार्क वेब पे अवेलेबल है, जहाँ पे इलीगल गन्स और ड्रग्स की सेल होती है। वहाँ पे भी एक टाइम पे बिटकॉइन में ही पेमेंट होती थी। दोस्तों ह्यूमन हिस्ट्री में क्रिप्टो करेंसी अभी तक की सबसे फास्टेस्ट एडॉप्टेड टेक्नोलॉजी है, और रिसेंटली एल सल्वाडोर ने इसको लीगल टेंडर भी दे दिया है। और क्रिप्टो करेंसी के दोस्तों नुकसान भी बहुत हैं, जैसा कि अभी डिस्कस किया वीडियो में। लेकिन इसके ऊपर कंप्लीट बैन मोस्ट प्रोबेबली नहीं लगने वाला है, और लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है और गवर्नमेंट तो चाहेगी ही कि उसकी करेंसी मार्केट में चले, ताकि
वो अपनी इकोनॉमी में फ्लो ऑफ मनी रेगुलेट कर सके और ट्रांजैक्शंस पे टैक्स लगा के पैसे भी कमा सके। बाकी क्रिप्टो करेंसी दोस्तों बहुत ही वोलेटाइल मार्केट है, क्योंकि इसमें प्राइसेस बहुत ही तेज़ी से ऊपर नीचे होते हैं। और क्रिप्टो मार्केट में आप 3 चीज़ें कर सकते हैं। पहला, इसमें आप लेन देन कर सकते हैं। दूसरा, आप इसमें बिटकॉइन माइनिंग के थ्रू बिटकॉइन जनरेट कर सकते हैं। और तीसरा, आप इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, मतलब सस्ते में खरीद के आप महंगे में बेच सकते हैं। लेकिन अगर आप रातों रात इसमें अमीर होने की सोच रहे हैं तो इसमें आपका नुकसान होना तय है। लेकिन हाँ, अगर आप स्मार्टली दिमाग लगा के इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इसमें फ़ायदा भी हो सकता है। बाकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए आप CoinSwitch, कुबेर और वजीरेक्स जैसे एक्सचेंजेस को यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। स्टे सेफ। जय हिंद।